वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, खास करके उनके लिए हमने जनरल साइंस का ये सीरीज स्टार्ट किया है। उम्मीद है कि इस सीरीज में आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है। ये पार्ट 6 है। इससे पहले का 5 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके बिल्कुल उन 5 पार्ट्स को जरूर देख लेना। और सबसे पहले जो है जनरल साइंस के ये जो सीरीज में हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, और फाइनली जो है हम लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह जो है चलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस पार्ट में जो है हम कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एयर प्रेशर इज यूजुअली हाईएस्ट व्हेन द एयर इज। तो एयर प्रेशर जो है ये हाईएस्ट जो है ये कब आपको देखने मिलेगा? तो एयर प्रेशर जो है ये हाईएस्ट तब देखने मिलेगा जब एयर कूल हो और साथ में इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो। तो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है और जैसे ये कूल डाउन हो जाता है तो इसका डेंसिटी जो है ये इंक्रीज होता है। तो डेंसिटी जैसे ही इंक्रीज होगा ये धीरे धीरे नीचे आने लगता है। क्यों? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आने लगता है। और जैसे जैसे एयर जो है ये नीचे आने लगेगा, ठीक है, ऑब्वियसली डेंसिटी इंक्रीज हुआ तो नीचे आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो है यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा देखने मिलता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, कूल एंड मॉइस्ट। इफ वी बाई आई इज ए कांस्टेंट इट इज कॉल्ड। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये बताया था कि जब भी ओम्स लॉ के रिलेटेड कुछ पूछा जाए ना, जस्ट मेक इट सिंपल। कॉम्प्लेक्स कभी नहीं करना है, नहीं तो बिल्कुल फंसोगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आपको सिंपली लिख लेना है, v इक्वल्स टू आई बाई आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, वी बाई आई। तो वी बाई आई जो कांस्टेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये कांस्टेंट है क्या? ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस ही तो है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, रेजिस्टेंस। तो ऐसे अगर पूछा जाए ये वी बाई आई इज ए कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट बेसिकली रेजिस्टेंस ही है। कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ओम्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, जस्ट कीप इट सिंपल। आप आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। कॉम्प्लेक्स करोगे यहाँ पे आप या तो नहीं कर पाओगे या फिर गलत करने वाले हो। तो इसलिए इसको जो है हरदम सिंपल आपको रखना है। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम विच लॉ सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक वाल है, मान लीजिए इसमें आप एक वुडन फ्रेम लगाते हैं, तो जब इसमें आप नेल जो है फिक्स करने की कोशिश करते हैं आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर एक थ्रेड बांध के इसको जो है दीवारों के बीच अगर लटका दिया जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें आप अगर नेल फिक्स करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए फ्रेम इट गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इनिशियली जो हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसी की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जो है ये जो फ्रीली सस्पेंडेड अगर वुडन फ्रेम है इसमें हम नेल फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन्स थर्ड लॉ। वैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ के रिलेटेड यहाँ पे काफी सारे हमने क्वेश्चन लिया है जो कि एग्जाम के रिलेवेंट हैं। अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी। देखिए, सबसे पहले टू बी वेरी क्लियर कि एंट्रोपी जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 तक ही साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जितना सिंपल हो सकता है उतना ही हमने सिंपल रखा है, जितना जरूरत है उतना ही रखा है। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या है ये आपको याद रखना है। ऑब्वियसली आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एंट्रोपी, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है। इवन 95% ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपरली नहीं पता है कि एंट्रोपी क्या होता है। तो यहाँ पे जो सिंपल चीज़ है वो आपको याद रखना है ताकि इतना में काम चल जाए। तो एंट्रोपी बेसिकली ये होता है मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। इतना अगर आपको याद है तो आपका काम चल जाने वाला है। इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि और क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, तो वाटर क्या है? वाटर बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में जो है H2O मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब आइस क्या है? आइस क्या है? ये जो है वाटर का ही जो है ये सॉलिड फॉर्म है, तो H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और स्टीम क्या है? स्टीम जो है ये गैसियस फॉर्म है, ठीक है, वाटर का। तो यहाँ पे H2O जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। अभी सैंड को आप छोड़ दो, ठीक है, उसको आप ऑटोमेटिक ही समझ लोगे जब इनको आप समझ लोगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, एंट्रोपी जो है हाईएस्ट किसका होगा? तो जिसका रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली जो वाटर मॉलिक्यूल जो गैसियस स्टेट में है इनका रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो लिक्विड स्टेट में जो H2O है उनका रैंडमनेस होगा, और फिर सॉलिड स्टेट में जो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स है उनका रैंडमनेस होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टीम। स्टीम में जो है यहाँ पे जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में है और इनका रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए इनका जो है हाईएस्ट एंट्रोपी होगा। और सैंड को हमने छोड़ने इसलिए बोला था क्योंकि सैंड में यहाँ पे जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉलिड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा इनका एंट्रोपी नहीं होगा क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है। सबसे ज़्यादा एंट्रोपी ऑब्वियसली हमें जो है गैसियस स्टेट में देखने मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा गैसियस स्टेट में रैंडम जो है ये रैंडमनेस यहाँ पे ज़्यादा देखने मिलता है। उसके बाद लिक्विड में देखने मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे जो है स्टीम नहीं होता है, कोई और ऑप्शन होता, वुड लिख दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे वुड लिख दिया जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसका होगा?
तो यहाँ पे जो है उसके बाद लिक्विड एक है, लिक्विड का जो है गैसीय स्टेट के बाद लिक्विड का जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल का रैंडमनेस देखने ज़्यादा मिलता है, उसके बाद जो है सॉलिड का होता है। तो यहाँ पे इस केस में जो है अगर यहाँ पे स्टीम नहीं होता तो यहाँ पे जो है ये वाटर सही जवाब होता। अब आपको यहाँ पे डिटेल में समझ में आ गया होगा, तो एंट्रोपी का इतना ही आप चीज़ याद रखें, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इट इज़ बेसिकली मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो बस इतना में भी आप काम चला सकते हैं। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 स्टीम। तो यहाँ पे हमने ये भी कोशिश किया है कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखा जाए ताकि कंफ्यूज ना हो जाए और एग्जाम में गलती ना करे, इसीलिए जो है हरदम हमने चीज़ों को बहुत सिंपल रखने का कोशिश किया है। When an object travel equal distance in an equal interval of time, it moves with dash speed। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3 यूनिफॉर्म स्पीड। अब फिर से यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो ये देखिए, when object travels equal distance in an equal interval of time, it moves with uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन, ये ध्यान रखना, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है इसीलिए यूनिफॉर्म, ये याद रखना, यूनिफॉर्म जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में अगर यूनिफॉर्म जो है स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में तो एक्सीलरेशन 0 होता है। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसी वजह से जो है इसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन देखने मिलता है और इसी वजह से जो है इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहा जाता है। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा और एक बार यहाँ पे रिपीट कर दिया जाता है कि यूनिफॉर्म स्पीड में अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक्सीलरेशन आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इक्वल स्पीड भी सेम है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आपको जो है 0 देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन आपको कुछ देखने मिलेगा। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहा जाता है। उम्मीद है यहाँ पे भी सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गए होंगे। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 यूनिफॉर्म स्पीड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर। तो इनमें से कौन सा जो है क्वांटिटी जो सिंगली ऑकर नहीं करता इन नेचर, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और से ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन है नहीं अगर आप फोर्स के बारे में आपने पढ़ रखा है तो। फोर्स इज बेसिकली, ये फोर्स क्या है, फोर्स इज बेसिकली म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो ये जो है फोर्स जो है इट इज बेसिकली द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी एंड इट नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर। बाकी सारे हो सकते हैं लेकिन फोर्स कभी भी ये सिंगली नेचर में ऑकर नहीं करता। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज डैश फोर्स। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स इसका सही जवाब जो है ये दे के आते हैं, जबकि ये गलत जवाब है, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं। यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक आयरन का एक मेटल पड़ा हुआ है और उसके जितने नज़दीक हम जो है ये आयरन के नज़दीक जितने ये मैग्नेट को ले जाते हैं, मान लीजिए एक मैग्नेट का पीस है, ये क्या करता है अपने और जो है इसे पुल करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ध्यान रखना, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, ये जो फोर्स अपने और जो पुल कर रहा है ये जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है मैग्नेट के द्वारा, ये आयरन जो है मेटल को अपने और खींचने का ये कोशिश कर रहा है, ये बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका सही जवाब है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखना, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दिया जाता है कि ये जो बेहतरीन हमने क्वेश्चंस बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया है ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने एक काम किया है, 1100 बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है जनरल साइंस एमसीक्यू का, ताकि प्रिपरेशन के दौरान कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपको समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, ताकि आप सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर पाएँ और अच्छा से उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर पाएँ, देख पाए कि हाँ रेलवे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाता है और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। इसीलिए खास करके जो है ये बुकलेट हमने लॉन्च किया है, स्पेशली जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि टारगेट यहाँ है 40 आउट ऑफ 40 लाना है, इसीलिए खास करके ये बुकलेट लॉन्च किया गया है। बेस्ट ऑफ बेस्ट हमने अपने तरफ से कोशिश किया है और 1100 बेस्ट क्वेश्चन जनरल साइंस के आपके लिए बना दिया गया है। और से यहाँ पे और भी ज़्यादा बनाया जा सकता था, 3000 4000 क्वेश्चन बनाया जा सकता था, लेकिन जो बेसिक जहाँ से ये इन्हीं जो है 1100 से जो है 3000 4000 क्वेश्चन बनाया जा सकता है अलग अलग, लेकिन जो बेसिक 1100 क्वेश्चन है ना, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको लेके बनाया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम देने वाले हैं, इस बुकलेट को आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम,
फ़ोन नंबर बस आपको भरना है। उसके बाद जैसे ही आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो कॉस्ट भी जितना हो सके उतना कम रखा है, 99 रुपीज़ रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा रख दिया है, ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको दिया गया है जनरल साइंस का जो है क्वेश्चन, 1100 बेस्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए अरेंज किया है ताकि आपको सारे क्वेश्चंस का क्लैरिटी मिल जाए, सारे टॉपिक्स का क्लैरिटी मिल जाए, समझ में आ जाए अच्छा से। जो है एग्जाम में आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक अलग लेवल ऑफ यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो। एक ऑफर भी है, 1100 तो जनरल साइंस का क्वेश्चन दिया है, साथ में जो है प्लस 1000 जो है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया। ये फ्री है, ठीक है। अगर आप 99 रुपीज़ में बेस्ट ये खरीदते हैं, 1100 जनरल साइंस का एमसीक्यूज खरीदते हैं तो इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। 1000 जो है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया गया है। और ये 1000 जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये भी सारे रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम अपने तरफ से दे रहे हैं, अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा परफॉर्म करें। जनरल साइंस का सेक्शन ऑब्वियसली 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑलमोस्ट हाफ है। आप अगर देखें यहाँ पे जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन का। तो जितने स्टूडेंट बिल्कुल ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो बिल्कुल जाके लिंक में क्लिक करके ले सकते हैं। प्रोसेस बता दिया गया है। जो नहीं ले सकते हैं कोई बात नहीं, सारे वीडियोज़ को देख लें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस के रिलेटेड भी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये भी दूसरा प्रोसेस है। जो नहीं ले सकते कोई बात नहीं, लेना ही है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं लेके भी सारे वीडियोस देख के आप सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस इजीली क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है समझ गया होंगे आप। लेकिन आप अगर ले सकते हैं ज़रूर ले लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए, इनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया जाए, तब आप बहुत अच्छा से जो है एग्जाम में भी एक कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। और प्रिपरेशन के दौरान भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये सारे मैंने जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिया, ये सारे कंप्लीट किया है, तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। लेकिन मेहनत कंटिन्यूसली करना, ये नहीं कि 1100 क्वेश्चन पढ़ लिया बस हो गया, नहीं। जितना पढ़ो उतना कम है, दिमाग में ये सोच के रखना है और मेहनत करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है लगातार आखिरी दम तक, जब तक एग्जाम ना आ जाए। बार 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 रिविजन और मेहनत करते ही रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसी को तो वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, उसे एक्सेलरेशन कहेंगे ऑब्वियसली। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसे हम बेसिकली वेलोसिटी कहते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा होता तो हम इसे क्या कहते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में सेम जो है स्पीड से मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो इसे हम वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में क्या हो, कंटिन्यूअसली जो है ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसी वजह से तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है यहाँ पे, इसीलिए जो है एक्सेलरेशन आपको देखने मिलता है। और इसी को जो है हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इसे कहते हैं। तो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इसे इसी वजह से जो है हम सेंट्रीपिटल जो है एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 1, वेलोसिटी इसका जो है ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, सिंपल डेफिनेशन है, बार बार बोला है कि क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का बुक है, इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, यहाँ से बार बार जो है ये क्वेश्चन बनते हैं। तो द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बेसिकली इट्स मास, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन से ही लिया गया है, कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे समझाने का जरूरत नहीं है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन विच डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होंगे ना, दे विल ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये ऑलवेज जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होंगे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है ना, ये खुद ही एक लार्ज मैग्नेट के तौर पे जो है ये बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नॉर्थ पोल जो अर्थ मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ये इस मैग्नेट का जो है एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल को जो है ये अट्रैक्ट करता है। और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है अर्थ का, ये क्या करता है, जो नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इसे जो है ये बेसिकली अट्रैक्ट करता है। तो जब भी एक फ्रीली सस्पेंडेड जो है मैग्नेट होगा, इट विल ऑलवेज अलाइन टू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो ये याद रखने वाला चीज़ है, सिंपली यहाँ पे कुछ डिस्कस करना नहीं है, तो याद रखें। तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर होता है इन सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। तो ये याद रखने वाले कुछ चीज़ें हैं, याद रखना है या नोट डाउन कर ले ताकि याद रहे। रॉकेट वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4, मोमेंटम। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए ना, आपको फिर कभी दिक्कत ना हो। तो रॉकेट जो है ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक रॉकेट है, ये ऊपर की ओर जाता है, लेकिन ये जो ऊपर की ओर जाता है, जितना गैस ये एक्सपेल करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही ये जो है ये ऊपर को जाएगा, ठीक है।
तो न्यूटन जो है इन्होंने जो है न्यूटन थर्ड लॉ से ही ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसे जो है इन्होंने डिराइव किया था, यहीं से जो है इन्होंने बेसिकली इसे डिराइव किया था। तो पीछे की और जो है जितना रॉकेट जो है ये गैस एक्सपेल करेगा और जितना स्पीड से करेगा उतना स्पीड से उतना डायरेक्शन ये ऊपर जो है ये जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जितना यहाँ पे लगाया जाएगा फोर्स ठीक उतना ही जो है ये ऊपर भी उतना ही स्पीड से ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे बस समझाने के लिए एग्जांपल लिया गया है, समझ में आ जाए तो उतना ही सफिशिएंट है। इसी तरह जो है और भी क्वेश्चंस पूछा जाएंगे। तो ये जो है बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ से ही लिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ जो है लीनियर मोमेंटम कह लीजिए या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन ने जो है न्यूटन थर्ड लॉ से ही से डिराइव किया था। तो रॉकेट जो है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं, लीनियर क्योंकि स्ट्रेट सीधा, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये काम करता है। इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो समझाया गया है वो वैसे ही न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 जूल ऑफ एनर्जी पर 1 सेकेंड इज, तो इसको 1 वाट किया था। 1 जूल ऑफ एनर्जी पर 1 सेकेंड इज बेसिकली 1 वाट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। एंड मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि लगातार इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं। देख रहे हैं ना कितने अच्छे से हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं ताकि कहीं भी आप नहीं फंसे एग्जाम में जो है जनरल साइंस में टारगेट तो यही है कि 40 आउट ऑफ 40 करना ही है, ये टारगेट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है। इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ट्रिपल्ड काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो ये वाला फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बोला था कि याद रखना, पहले पार्ट्स अगर नहीं देखे ना तो एक ही रिक्वेस्ट से जरूर देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इस फॉर्मूला को पहले भी बताया गया था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, m यहाँ पे मास है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर मोमेंटम को जो है ट्रिपल कर दिया जाए, तो अगर हम यहाँ पे 3p स्क्वायर कर देते हैं इसको, ठीक है, मोमेंटम को ट्रिपल कर देते हैं बाय 2m, तो ये क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ ऑरिजिनल वैल्यू। ऑरिजिनल वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, और जब हम इसको 3 टाइम्स कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। तो इट विल बी बेसिकली 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो इस तरह निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट अलग अलग इस तरह के कंडीशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इससे आप निकाल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग कन्वेंशनल यूनिट। तो कौन सा कन्वेंशनल जो है यूनिट यूज किया जाता है, तो क्यूरी यूज किया जाता है। ऐसा यूनिट पूछा जाता है तो यहाँ पे बैक्वेरल होता, BQ से डोनेट नहीं डिनोट जो है ये किया जाता है। A swimmer pushes water backwards with his hand and in return the water pushes the swimmer forward is the example of, अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया था कि यहाँ पे सेम ही है। आप देखिए न्यूटन थर्ड लॉ पे कैसे काम कर रहा है। तो जितना वाटर ये जो है स्विमर जो है ये बैकवर्ड अपने हाथ से पुश करेगा उतना ये आगे जाएगा, ठीक है। तो एक स्विमर है, स्विम यहाँ पे कर रहा है, तो जितना वाटर बैकवर्ड ये पुश करेगा उतना ये आगे जाएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे उतना समझाने का जरूरत नहीं है। अब आपको मिल गया होगा आइडिया कि हाँ क्या यहाँ पे बेसिकली हो रहा है। मल्टीपल इकोज अराइज ड्यू टू मल्टीपल, तो मल्टीपल इकोज जो है कभी कभी आपको सुनने मिलता है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, ये बेसिकली जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से जो है ये होता है, ठीक है। रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से जो है ये मल्टीपल इकोज जो है आपको कभी कभी ये सुनने मिलता है। इसका एक टर्म है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसे जो है रिवर्बरेशन भी कहा जाता है, REVERBERATION, इसे रिवर्बरेशन भी कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मल्टीपल, बेसिकली अगर हम बोले रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसे रिवर्बरेशन भी कहा जाता है। मान लीजिए एक बड़ा सा हॉल है, उसमें जाके आप जो है बहुत जोर से चिल्लाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे मल्टीपल जो है इकोज आपको सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल अलग अलग वॉल से जो है ये साउंड रिफ्लेक्ट होके जो है रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है ये मल्टीपल इकोज आपको सुनाई देता है। आगे बढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, सिंपल डेफिनेशन है, डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बेसिकली कॉल्ड एपर्चर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिस्कस करने का है नहीं, तो एनसीईआरटी के बुक्स को इसीलिए बार बार कहा जाता है, पढ़ लें, सिंपल डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ा हुआ है तो ये सब क्वेश्चन करने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगने वाला है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, मैकेनिकल एनर्जी जो है ये होता है। तो ये बार बार क्वेश्चन ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, ध्यान रखना। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी। टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी, ये भी याद रखने वाला चीज है।
तो एक इको को हेयर करने के लिए, ठीक है, सुनने के लिए टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, 0.1 सेकंड होना चाहिए। तो ये भी जो है याद रखने वाला चीज़ है, थोड़ा नोट डाउन जरूर करते रहें साथ साथ में ताकि आपको अच्छा से याद रहे। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाले चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो इन द वायर ड्यू टू, तो ये क्यों होता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था पहले पार्ट्स में, अभी भी डिस्कस करते हैं। तो हरदम ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव करेंगे ना वायर में, ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है एक करंट मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन हरदम जो है ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है, तो हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि हायर पोटेंशियल में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, और करंट ठीक ऑपोजिट हायर पोटेंशियल से ये लोअर पोटेंशियल ये मूव करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन्स के ये मूव करते हैं। ये साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, तो साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी जो है इसे टोन कहा जाता है, एंड साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जो है इसे नोट कहा जाता है। अलग अलग नोट डाउन करें, ठीक है। अगर पहले आपने वीडियोस देखे हैं तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपको पता होगा। डॉपलर्स इफेक्ट इज रिलेटेड टू चेंज इन डैश ऑफ साउंड, तो डॉपलर इफेक्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। सो ऑप्शन नंबर 4 इज बेसिकली करेक्ट। यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं समझ में आ जाए। मान लीजिए एक एम्बुलेंस है, ठीक है, उसमें सायरन लगा है, तो एम्बुलेंस अगर दूर से आ रहा होगा तो धीरे धीरे आपको जो है जैसे आपके नज़दीक आता रहेगा उससे जो है आपको जो है ये साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है इंक्रीज हो रहा है। फिर जैसे ही आपको क्रॉस करके ये आगे भी निकल जाएगा तो फिर धीरे धीरे साउंड ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है ये डिक्रीज होता है। तो डॉपलर्स इफेक्ट यही है बेसिकली। एक एग्जांपल लेके, डेली लाइफ एग्जांपल लेके आपको समझाया गया कि डॉपलर इफेक्ट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि देयर इज अ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन साउंड। लेकिन एक चीज़ जो है ये आपको नोट डाउन जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट जो है ये दोनों में ही काम करता है, लाइट एंड साउंड ऑब्जेक्ट्स दोनों में ही जो है ये काम करता है। सो ये नोट डाउन कर लें, डॉपलर इफेक्ट्स वर्क ऑन बोथ लाइट एंड साउंड ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पहले कहीं पे बना था, ऑब्वियसली रेलवे के एग्जाम में नहीं बना है, लेकिन आगे जाके पूछा जा सकता है। विच इज करेक्ट, अब इनमें से आपको बताना है कौन सा इनमें से फॉर्मूला करेक्ट है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन पहले हमने डिस्कस भी किया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। खास करके अगर हम ये क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है यहाँ पे, और से क्लास 10 के रिलेटेड साइंस पूछा जाता है, उतना क्रॉस प्रोडक्ट हम देखते नहीं है, ठीक है। नहीं तो एफ एस कॉस थीटा ये होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो एफ एस ही आप सिर्फ याद रखें। तो यहाँ पे जो है अगर ग्रेविटेशन के तौर पे देखें तो एफ जो है इसको mg लिखा जाता है, यही तो फोर्स है, और एच जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, एच है। तो वर्क इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है। दिस ग्रेविटी इज बेसिकली जो है ग्रेविटेशन ड्यू एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये ग्रेविटी जो है स्मॉल जी है, ये याद रखना। दिस इज ड्यू टू एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी ये है, तो ये आपको याद रखना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, वर्क इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। थोड़ा और क्लियरिटी भी चाहिए, इसलिए एक न्यूमेरिकल भी आपको लिए यहाँ पे लाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू ना आप 10 ले लेना, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा ना लिखा हो तो 9.8 ही आपको लेना है। अगर एग्जाम में मेंशन ना हो तो स्मॉल जी का वैल्यू हरदम 9.81 ही आपको लेना है, या फिर 9.8 आपको लेना है, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो सिंपल है, क्या दिक्कत है इसमें, जो है आराम से ये क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। हमें पता है कि W इक्वल्स टू mgh हम करते हैं, ठीक है। mg तो ये फोर्स है, h क्या है, h जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है h, तो mgh है, m दिया गया है 10 kg, ठीक है। kg में ही जो है मास को हम मेजर करते हैं। यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे जो स्मॉल जी का वैल्यू आप 10 ले लेना, और यहाँ पे h दिया है 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा 1000 जूल, ठीक है, या फिर 1 किलो जूल। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल भी आपको करवा दिया गया है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली ये आपको याद रखना है और किस तरह ये आया ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड करंट विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस अगर हम डबल कर देते हैं तो करंट क्या होगा, करंट होता क्या है। बार बार बोला कि ओम्स लॉ के रिलेटेड जो भी पूछा जाए मेक इट सिंपल, ठीक है। कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपको करना नहीं है, नहीं तो फिर आप जो है बेकार यहाँ पे फंस जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। करंट होता है V/R, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर दें, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को मान लीजिए ये हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पे करंट भी तो हाफ हो जा रहा है। जो ओरिजिनल वैल्यू है V/R है, यहाँ पे क्या हो रहा है I डैश इक्वल्स टू हाफ V/R, तो यहाँ पे करंट भी ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू क्या है V/R, I इक्वल्स टू V/R, लेकिन अगर हम करंट को हाफ कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ V/R हो रहा है, तो यहाँ पे करंट भी जो है ये हाफ हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेगेटिव, इनमें से कौन सा जो है नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ये है एसिलेशन। एसिलेशन कैन बी नेगेटिव, एसिलेशन कैन इवन बी जीरो। अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे एक ये ग्राफ बना के फाइनली डिस्कस यहाँ पे कर ही लेते हैं ताकि कभी और कन्फ्यूजन ना रहे। ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक बना लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, इसका स्लोप हमें एसिलेशन देता है, ये पहले हमने डिस्कस किया था। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जस्ट एज्यूम इट एज ए स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एसिलेशन क्या होगा, या इस केस में जीरो होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं नहीं एसिलेशन जीरो नहीं होता है, नहीं एसिलेशन जीरो बिल्कुल हो सकता है अगर वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन में, अगर हमने पहले भी बोला था, मूव कर रहा है और ये कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे ये v/t का हमने जो है यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ठीक है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना तो यहाँ पे एसिलेशन जीरो होगा, एसिलेशन यहाँ पे जीरो हो सकता है। और एसिलेशन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी ये होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ओम्स लॉ पहले हम लिख लेंगे, जब भी ओम्स लॉ के रिलेटेड आएगा ना तो ओम्स लॉ पहले लिख लेना, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट मेक इट सिंपल, बार बार बोला जा रहा है नहीं तो फंसोगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो V इक्वल्स टू I है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, बोथ करंट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा ओम्स लॉ के रिलेटेड, बार बार रिपीट किया जा रहा है, जस्ट मेक इट सिंपल, कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं क्रिएट करना है। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इन मून एज कम्पेयर टू अर्थ विल बी। तो टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का जो है, ये जो है मून में जो है ये इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मून में जो स्मॉल जी का जो वैल्यू है ये 1/6 है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये 1/6 है एज कम्पेयर टू अर्थ, ये आप सबको पता है मून में। तो टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, T इक्वल्स टू 2π√L/g, क्योंकि जी का वैल्यू जो है ये छोटा होगा मून में, इस वजह से जो है ये टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का ये ऑब्वियसली जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज आर नोन एज। तो जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से अगर 20 किलोहर्ट्ज के बीच में है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना, या 20 किलोहर्ट्ज ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है अगर 20 टू 20 किलोहर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज है, तो ये ऑडिबल रेंज होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है, ये भी याद रखने वाला चीज़ है, ध्यान रखना, ये ऑडिबल बेसिकली रेंज होता है। इस फ्रीक्वेंसी में अगर कुछ साउंड है तो बिल्कुल आपको सुनाई देगा, इसके बाहर है तो आपको सुनाई नहीं देगा, इससे कम है तो भी आपको सुनाई नहीं देगा, इससे बाहर है और बहुत ज़्यादा है तो इसमें आपको ईयर में सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगा, या फिर जो है बहुत ज़्यादा साउंड की वजह से कान में जो है ये दिक्कत आ सकता है। तो इस रेंज में अगर है 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज तो ये ऑडिबल रेंज हम इसे कहते हैं। तो यहीं पे रखते हैं, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इसी तरह कंटिन्यूअसली वीडियो चलता रहेगा, लेकिन मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहें ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।